नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं किसान समाचार की सुर्खियां। G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताई भारतीय कृषि की प्रगति। कहा स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ का डेस्टिनेशन कंट्री बन रहा है भारत। उपराष्ट्रपति ने कहा किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की है जरूरत। उपराष्ट्रपति ने कृषि के आधुनिकीकरण और इसे अधिक दीर्घकालिक एवं लाभकारी बनाने का किया आह्वान। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। देश के सभी 739 जिलों को कवर करने के लिए खेत से विदेशी भूमियों, निर्यातक सम्मेलनों और वाणिज्य उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण सत्रों का होगा आयोजन। ओडिशा में महानदी सहित प्रमुख नदियों का जल स्तर घट रहा है। अभी बाढ़ की संभावना नहीं। हीराकुंड बांध में जल प्रवाह भी हो रहा है कम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा बाजरा सहित अन्य पोषक अनाज, फल, सब्जियों, मछली, डेयरी व जैविक उत्पादों सहित हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को फिर से लोगों के आहार में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में इनका उत्पादन भारत में अभूतपूर्व रहा है। वह भारत स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ का डेस्टिनेशन कंट्री बन रहा है। तोमर ने ये बात इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में कही। इस सत्र का विषय था भूख विहीनता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहयोग, कृषि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सफल परियोजनाएं। बैठक में वर्चुअल संबोधन में तोमर ने बताया कि पोषक अनाज के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने राष्ट्रों से पोषण व सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पोषक अनाज वर्ष का समर्थन करने की अपील की। तोमर ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र ने काफ़ी सफलता हासिल की है। कोविड महामारी के दौरान भी भारतीय कृषि क्षेत्र अप्रभावित रहा, जिससे एक बार फिर इसने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि कोविड के दौरान कृषि सप्लाई चेन के साथ साथ कृषि बाजार गतिशील रखने के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यकलापों से कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिली है और वर्ष 2020-2021 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है। इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरियाणा के गुरुग्राम में दीनबंधु सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 वॉल्यूम का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में कृषि सिर्फ व्यवसाय नहीं है, यह हमारी संस्कृति का आधार है। गांव के खेतों में सिर्फ अनाज ही पैदा नहीं होता, हमारे सामुदायिक संस्कार भी जन्म लेते हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। भारत में कृषि सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये हमारा संस्कृति का आधार है। एग्रीकल्चर इज द बेसिक कल्चर ऑफ इंडिया। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय वन एंड ऑल। गांव के खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं पैदा होता, हमारे सामुदायिक संस्कार भी जन्म लेता है। यदि गांव पिछड़ा होगा तो हमारा संस्कार भी पिछड़ेंगे। उन्होंने रूढ़िया कुरीतियाँ पनपेगी, हमारी संस्कृति पिछड़ेगी और देश का विकास रुकेगा। एक खुशहाल गांव का समाज भी जीवंत होता है, वह अपनी कुरीतियों को खुद दूर करते हैं। इसलिए सर छोटूराम जी ने आर्य समाज के प्रसिद्ध क्रांतिकारी आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों में सामाजिक चेतना जगाने का महान प्रयास किया है। वित्त मंत्रालय का वाणिज्य विभाग वाणिज्य सप्ताह मनाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 20 से
26 सितंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। देश भर में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, हरित और स्वच्छ SEZ के रूप में प्रदर्शन किया गया है। देश के सभी 739 जिलों को कवर करने के लिए खेत से विदेशी भूमियों, निर्यातक सम्मेलनों और वाणिज्य उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन होगा। देश के 5 क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। आज़ादी और निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता की ओर विषय पर 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों या प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। भारत को उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों का 21 से 22 सितंबर को आयोजन होगा। कम से कम एक कार्यक्रम के रूप में 35 निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों या प्रदर्शनियों का 21 से 22 सितंबर को आयोजन किया जाएगा। DPIIT राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली का शुभारंभ करेगा। इन्वेस्ट इंडिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्चुअल इन्वेस्टर समिट आयोजित करेगा। वाणिज्य विभाग के वृक्षारोपण प्रभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे खेत से विदेशी भूमियों तक विषय के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 10 लाख वृक्षारोपण कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्राथमिक एजेंडे के अंतर्गत 250 से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ 23 सितंबर को हरित और स्वच्छ SEZ पर अपने अपने क्षेत्र में एक स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर के दौरों से भी राज्य के विकास को तेजी मिली है। इसी कड़ी में रविवार को 3 मंत्रियों ने दौरा कर विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को लगातार प्राथमिकता दे रही है। राज्य में तमाम नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और विकास के काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर राज्य का दौरा करके विकास के कामों को और गति दे रहे हैं। केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विज्ञान एवं तकनीक आधारित विकास के पहलों पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिन भर चले इस कार्यशाला में प्रदेश में कृषि, जल संचय, कचरा प्रबंधन को लेकर आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा हुई और इससे निपटने पर तकनीकी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के विकास में तकनीक के योगदान पर प्रकाश डाला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बारामूला जिले में एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के तहत धोबीवान क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से 5 व्यसन उपचार सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया। बड़गाम, बांदीपोरा, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिलों में ये केंद्र खोले गए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी ये सेवा आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने पुलवामा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बजवानी त्राल, ISM बिल्डिंग, लारवे काकापुरा सहित कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री ने नौडौल, डटसारा, नैबुग रोड सहित 4 सड़कों की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई विकास परियोजनाएं चला रहा है। इथेनॉल की आपूर्ति के लिए पहली EOI को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इथेनॉल की आपूर्ति के लिए आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली EOI को ये प्रतिक्रिया मिली है। ये EOI 27 अगस्त को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेल विपणन कंपनियों की ओर से BPCL द्वारा प्रकाशित की गई थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ये EOI पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है। पुरी ने कहा है कि तेल कंपनियां इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के वास्ते परियोजना समर्थकों को प्रेरित करती हैं। आने वाले वर्षों में इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 20% और अधिक प्राप्त करने में राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। पिछले वर्ष 173 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की गई थी और ESY 2019-2020 के दौरान 5% मिश्रण प्राप्त किया गया था। चालू वर्ष ESY 2020-2021 का लक्ष्य 325 करोड़ लीटर का है, जो सम्मिश्रण को 8.5% तक ले जाएगा। ESY 2020-2021 के दौरान वास्तविक खरीद अब तक 243 करोड़ लीटर रही है।
जिससे 8.01% सम्मिश्रण हासिल हुआ है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के लिए 5 अलग-अलग दरों की घोषणाएं की हैं। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए 26 अगस्त को शुरू किए गए अभियान को व्यापक समर्थन मिला है। लगभग 24 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा कामगारों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस पोर्टल पर 1,03,12,095 कामगार पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से लगभग 43% महिला और 57% पुरुष लाभार्थी हैं। निर्माण, परिधान, विनिर्माण, मछली पालन, दिहाड़ी और अस्थायी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कार्य, कृषि व सहायक कार्य, परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के असंगठित कामगारों का एक समग्र डाटाबेस तैयार करने पर पहली बार ध्यान केंद्रित करने के चरण में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। इन क्षेत्रों में काम करने वालों में प्रवासी कामगारों की बड़ी हिस्सेदारी है। ये प्रवासी कामगार अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं के लाभ भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारत एक राष्ट्र के साथ एक जीवंत परंपरा है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि आखिरकार ये भारत है क्या। भारत एक राष्ट्र के साथ साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। भारत का मतलब सर्वपंथ संभाव। भारत का मतलब सत्यमेव जयते। मोदी के मुताबिक देश को एकता का मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी विचार के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर यह देश आगे बढ़े, इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना है। प्रधानमंत्री के विचार से सरकार का एक ही मजहब है, इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति है कोटि कोटि जनशक्ति। सरकार की शक्ति है जनशक्ति। सरकार की कार्यशैली होती है सबका साथ, सबका विकास। ओडिशा में अभी बाढ़ की संभावना नहीं है। राज्य में महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है और हीराकुंड बांध में जल प्रवाह भी कम हो रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले हुई लगातार बारिश के कारण कई जिलों के निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भर गया है। तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल की टीम ने एक अभियान में प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति के 2 टन समुद्री खीरे जब्त किए हैं। रविवार को समुद्री खीरे के अवैध ट्रांसशिपमेंट के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर तटरक्षक बल की टीम हरकत में आई और संभावित तस्करी में शामिल संदिग्ध नाव को ट्रैक किया। इसके बाद नाव को मंडपम के दक्षिण में बेदलाई से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिना चालक दल के लगा हुआ पाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के होवरक्राफ्ट H-183 की बोर्डिंग टीम ने 2000 किलो वजनी समुद्री खीरे के 200 बोरे बरामद किए। जब्त समुद्री खीरे के साथ नाव को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास मंडपम लाया गया है।
और वन अधिकारियों को सौंप दिया गया। जब्त समुद्री खीरे की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जांच करने पर यह पता चला कि इस खेप को रात के अंधेरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पार ट्रांसशिपमेंट के लिए ले जाए जाने की योजना बनाई गई थी। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री खीरे की अत्यधिक मांग है। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई के महीने में मंडपम में तटरक्षक बल ने लगभग 1200 किलोग्राम समुद्री खीरा जब्त किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। भारत में समुद्री खीरे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से इसकी तस्करी रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों से मछली पकड़ने के जहाज़ों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक की जाती है। वाराणसी में एपिडा प्रदर्शनी लगाकर कृषि उत्पादों को बेचने का काम किया जा रहा है ताकि किसानों को नए उत्पाद से परिचय कराया जा सके। एपिडा केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का एक उपक्रम है जो इन दिनों वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। ऐसा ही एक प्रयास प्रदेश सरकार की मदद से अमृत महोत्सव के अवसर पर किसान जागरूकता संवाद कर एपिडा ने किया है। इसमें किसानों को एफपीओ के माध्यम से अपने उत्पादों को कैसे विदेश भेजा जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। Varanasi cluster development model is one of the most important and critical model being developed by APEDA in association with the government of Uttar Pradesh and other government institution. So it is heartening to know from Varanasi International Airport, so many producers are being exported to different destinations from Middle East to Europe and to good number of like the Southeast Asian countries also. उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें किसानों के लिए कई कार्य कर रही है, जिसमें किसान अपने उत्पाद की पैकेजिंग कर अपने एफपीओ को मिले निर्यात लाइसेंस से निर्यात कर अपनी आय बढ़ा सकें। कैसे हम लोग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करें, कैसे इम्प्रूव्ड सीड क्वालिटी का हम लोग हेल्प ले, कैसे हम लोग अपने ब्रांडिंग उसको बढ़ाएं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएं। आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हम लोग ने कुछ हमारे 6 ऐसे एफपीओज हैं, उनको हम लोगों ने उन्हीं को एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रदान किया है कि अब उन लोगों को बाहर के एक्सपोर्टर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा। वो चाहते हैं तो सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ वाराणसी का सबसे पहला महिला एफपीओ जो सारे महिला पदाधिकारी हैं उनका उसका भी गठन किया है। सरकार के प्रयास और इस अमृत महोत्सव संवाद से किसान भी काफी खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे इनके उत्पाद को सही मूल्य मिल सकेगा। जो जागरूकता अभियान एपिडा और माननीय आयुक्त महोदय के नेतृत्व में शुरू हुआ है, इससे आने वाले समय में जो निर्यात हम लोग 10 टन और 5 टन कर रहे हैं, लगभग ये हजारों टन में जाएगा। और माननीय आयुक्त महोदय ने जो आह्वान दिया है कि न केवल हम विश्व निर्यात में बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने गुणवत्ता को स्थापित करें, ताकि एक बनारस के ब्रांड से हम लोग कृषि कार्य का अपने उपज का निर्यात कर सकें। एपिडा के जो एक्सपोर्ट जागरूकता अभियान है उसमें हमारे किसान भी आए हुए हैं और इस जागरूकता अभियान से हम अपने किसानों को और आसपास के जनपद के किसानों को ये बतलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने अपने लंगड़े आम का एक्सपोर्ट किया, उसके साथ साथ इस बार हम लोगों ने अपने चौसे का किया है और आने वाले भविष्य में हम अपने रामकेड़े जो अचार का आम है उसको देश विदेश में पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें एपिडा का सहयोग है। हम लोग जो है देसी घी है, गाय का घी, और उसके साथ जो यहाँ पे देसी फल होते हैं जैसे महुआ है और जो हमारे मोटे अनाज है उससे हम लोग बिस्किट्स बना रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आए हैं तो एक्सपोर्ट के जानकारी लेने के लिए एपिडा से हमें बुलाया गया था और हम लोग एपिडा में रजिस्टर कर रहे हैं अपने संस्था को और आगे इसको हम लोग विदेश तक ले जाना चाहते हैं। सरकार की संस्थाओं के इस तरह के प्रयास किसानों की आय तो बढ़ा ही रहे हैं, सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती दे रहे हैं। जिला प्रशासन और ये जो किसान हैं, तीनों का मिलना अपने आप में जो निर्यात करने की व्यवस्था है, जो उत्साह है, ये तीनों जब मिल के एक दूसरे को बताएंगे, वो प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसानों में भारी उत्साह है और वो चाहते हैं कि उनका उत्पाद विदेशों तक जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है।
मजबूत व्यवस्था है वाराणसी में कि पूरे पूर्वांचल के किसानों को इसका लाभ मिले। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। सतपुड़ा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। एक वक्त यहाँ की छिपा कला बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन मशीनों के दौर ने इस पर संकट के बादल ला दिए। पर अब तस्वीरें बदल रही हैं। यहाँ के 2 स्थानीय आदिवासी कला साधकों ने न सिर्फ इस विलुप्त होती कला को सहेजा और संवारा, बल्कि कई आदिवासी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी जोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। किसी कला का विलुप्त हो जाना न केवल देश की सांस्कृतिक क्षति है, बल्कि उन हजारों कलाकारों की रोजी रोटी और अस्तित्व का संकट है जिनका जीवन और जीवन शैली दोनों इस हुनर पर निर्भर हों। ऐसी एक कला है छिपा ब्लॉक प्रिंटिंग। लगभग लुप्त हो चुकी सतपुड़ा अंचल की इस कला को आज न केवल सहेजा जा रहा है, बल्कि इसे नई पीढ़ी को और निखार कर सौंपा जा रहा है। 7 साल पहले सतपुड़ा की इस विलुप्त हो रही कला को बचाने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा के रहने वाले रोहित रुसिया और उनकी पत्नी आरती रुसिया ने एक संस्था आशा की स्थापना की। आरती पहले पारंपरिक रूप से हैंड ब्लॉक प्रिंट किया करती थी। जब अच्छे परिणाम सामने आने लगे तो आरती और रोहित ने आदिवासी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया और इस तरह जन्म हुआ आशा का। उनकी इस पहल से न केवल आदिवासी महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, बल्कि उनका काम छिंदवाड़ा से निकलकर अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर समेत तमाम बड़े शहरों में अपनी पहचान बना रहा है। साड़ियों पर अपनी कला बिखेरने वाले करीब 35 परिवार पहले छिंदवाड़ा में रहा करते थे, लेकिन मशीन आ जाने के बाद से धीरे धीरे इस कला की मांग घटने लगी। लेकिन आरती और रोहित ने इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए रात दिन एक कर दिए। सतपुड़ा अंचल से विलुप्त हो चुकी हमारी पुश्तैनी पारंपरिक छिपा हैंडब्लॉक प्रिंटिंग को पुनर्जीवित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए 2013 में हमने आशा यानी एड एंड सर्वाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस की शुरुआत की। हमने आशा से ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को जोड़ा, उन्हें ब्लॉक प्रिंटिंग में प्रशिक्षित किया और उन्हें रोजगार से भी जोड़ा। जब हमने आशा की शुरुआत की तब से ही हमारा यह प्रयास रहा कि हम अपनी पारंपरिक छिपा ब्लॉक प्रिंटिंग की कला को स्थापित करने के साथ साथ ग्रामीण, स्थानीय और आदिवासी महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करें। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अंचल से विलुप्त हो चुकी अपनी पुश्तैनी पारंपरिक छिपा कला को पुनर्जीवित करने के साथ ही स्थानीय बुनकरों की समस्याओं को भी रोहित और आरती ने करीब से देखा और बुनकरों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ना शुरू किया। इसके अलावा गोंडवाना अंचल की स्थानीय गोदना कला को भी रोहित और आरती ने नया रूप दिया। इस गोदना को स्थानीय बुनकरों के हाथों बने कपड़ों पर छिपा ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छापने और कला प्रेमियों तक पहुंचाने का रोहित प्रयास कर रहे हैं। आशा के जरिए रोहित और आरती वोकल फॉर लोकल की भावना को भी सार्थक कर रहे हैं। स्थानीय महिलाएं भी आत्मनिर्भरता के इस नए अनुभव से जुड़कर बेहद उत्साहित हैं। मैं आशा से 8 साल से जुड़ी हूँ। यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग ली और हम यहीं पे रोजगार करते हैं। मैं पिछले 8 साल पहले से ही यहाँ पे रोजगार में जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद से ही मैं यहाँ पे रोजगार में जुड़ी हुई हूँ और ये आशा के यूनिट पूरी ग्रामीण महिलाएं ही संभालती हैं। मैं आशा से शुरुआत से ही जुड़ी हूँ और ब्लॉक प्रिंटिंग और स्टिचिंग का काम देखती हूँ, उसके साथ में मार्केटिंग का भी काम करती हूँ। मैं गांव से आके आशा में ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग ली और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी। रोहित ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आदिवासी क्षेत्र के गांव-गांव में घूमकर गोंड जनजाति के जीवन में छिपे कला के नमूनों को सहेजा है और उनके ब्लॉक तैयार कराकर इस कला को हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से बेचने की अनोखी पहल की है। छपाई का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से ही पाया जाता है। रंगाई और छपाई कला का जन्म भारत में होकर दुनिया के तमाम देशों तक प्रसारित हुआ। छिपा शब्द उतना ही पुराना है जितना रंगाई और छपाई का इतिहास। वहीं गोदना विश्व की सर्वाधिक पुरातन कलाओं में से एक है। आरती और रोहित की कोशिश आशा इन्हीं प्राचीन भारतीय कलाओं में एक नए रंग भरकर उन कलाकारों में एक नई उम्मीद जगा रही है जिनके लिए अपने हुनर के अस्तित्व को बचाना ही चुनौती बन गया था। रोहित और आरती जैसे प्रतिबद्ध कला साधकों से भारतीय कला जगत की आशाएं दीप्त और भविष्य उज्जवल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसमी फसलों की।
जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में जहां धान फूल लगने की अवस्था में है, वहां खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहां के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी रबी सब्जियों की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके अलावा यहां मेथी, पालक, धनिया, गाजर, चुकंदर और मूली जैसी सब्जियों की सीधी बुआई करें। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही तोरिया की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं जम्मू कश्मीर के शुष्क इलाकों में पत्ता गोभी की कटाई करते रहें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में भी धान के खेतों में 1 से 2 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें, जबकि अन्य खेतों में पानी जमा न होने दें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान फिलहाल सोयाबीन और मक्के की कटाई का काम न करें। इसके साथ ही यहाँ के पड़ती खेतों को आलू, सेम और अगेती मटर की बुआई के लिए तैयार करें। वहीं मालवा के पठारी इलाकों में इस मौसम में बैंगन, टमाटर और मिर्च में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के को कीटों से बचाएं। बुंदेलखंड में मौसम को देखते हुए इस समय उड़द और मूंग की कटाई का काम टाल दें। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बस्तर के पठारी इलाके में पिछले हफ्ते भारी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में यहां धान में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही सब्जियों की तुड़ाई को अभी टाल दें और अगर तुड़ाई करते हैं तो उसे सुरक्षित जगह पर रखें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।